हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं हेल्थ अपडेट और मैं हूं आपके साथ गुंजन मित्तल। चलिए बिना देरी किए नजर डालते हैं आज की हेल्थ से जुड़ी मुख्य खबरों पर। सरकार ने 2000 PACS को जन औषधि केंद्र खोलने की अनुमति दी। केंद्र सरकार ने देश भर में 2000 प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज को प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने की अनुमति देने का अहम फैसला किया है। कॉर्पोरेशन मिनिस्टर अमित शाह और केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर मिनिस्टर मनसुख एस मंडाविया के साथ हुई बैठक में ये फैसला लिया गया। बैठक के लिए गए फैसले के मुताबिक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने के लिए देश भर में 2000 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों की पहचान की जाएगी। इस साल अगस्त तक 1000 और दिसंबर तक 1000 और जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे। अमित शाह ने ट्वीट किया कि सहकारिता क्षेत्र से संबंधित आज 6 जून को एक बड़ा निर्णय लिया गया, जिससे अब PACS प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र भी खोल पाएंगे। इससे PACS से जुड़े लोगों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को कम कीमत पर दवाइयां मिल पाएंगी। हैदराबाद फार्मा सिटी दुनिया का सबसे बड़ा फार्मा क्लस्टर होगा। तेलंगाना ने विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने और निवेश आकर्षित करने के लिए बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचा विकास परियोजना शुरू की है। राज्य के इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स मिनिस्टर KT रामाराव ने मंगलवार को कहा कि पहल में काकाटिया मेगा टेक्सटाइल पार्क का निर्माण शामिल है, जो भारत का सबसे बड़ा टेक्सटाइल पार्क है, और हैदराबाद फार्मा सिटी जो दुनिया का सबसे बड़ा फार्मा क्लस्टर बनने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना ने सुल्तानपुर में सबसे बड़े मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना और दुनिया की सबसे बड़ी स्टंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की उपस्थिति के साथ फार्मा क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है। मुख्यमंत्री स्टालिन ने 500 शहरी स्वास्थ्य केंद्रों का किया शुभारंभ। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने मंगलवार को राज्य भर में फैले 500 शहरी स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का वर्चुअल उद्घाटन किया। एक ऑफिशियल रिलीज में कहा गया कि मदुरई, कोयम्बटूर, तिरुनेलवेली, तूथुकुड़ी और वेल्लोर उन क्षेत्रों में से हैं जहां सेवाओं का लाभ उठाया जा सकता है। प्रत्येक UHWC को 25 लाख रुपए की लागत से स्थापित किया गया और कुल मिलाकर 125 करोड़ रुपए 500 ऐसी सुविधाएं स्थापित करने की पहल की लागत है। हर एक UHWC में एक डॉक्टर, नर्स, हेल्थ इंस्पेक्टर और सैनिटरी वर्कर्स ड्यूटी पर होंगे, जो किसी दिए गए क्षेत्र में लगभग 25,000 लोगों को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए सुबह 8 बजे से दोपहर के बीच और शाम 4 से रात 8 बजे तक काम करेंगे। ओडिशा रेल हादसे के बाद फरिश्ते बनकर रक्तदान करने पहुंचे लोग। शुक्रवार की शाम को हुआ भीषण रेल हादसा एक बेहद दुखद और दिल दहला देने वाली खबर है, जहां ओडिशा में ट्रेन के पलटने से कई लोगों की जान चली गई थी, तो कई लोग घायल हैं। ऐसे में भीषण ट्रेन दुर्घटना के बाद लोगों का इलाज अस्पताल में कराया जा रहा है और अस्पताल में लोग भर्ती हैं। शुक्रवार शाम को इस दुर्घटना की खबर फैलते ही युवा मौके पर ब्लड डोनेट करने के लिए पहुंचे। राज्य के मुख्य सचिव प्रदीप कुमार ने कहा कि कुल 900 इकाइयां अभी स्टॉक में है। इससे दुर्घटना से पीड़ित हुए लोगों के इलाज में मदद मिलेगी। मैं उन सभी स्वयं सेवकों का ऋणी और आभारी हूँ जिन्होंने इस तरह के संकट के दौरान एक नेक काम के लिए ब्लड डोनेट किया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार बालासोर, भद्रक और कटक में 3000 से ज्यादा लोगों ने रक्तदान किया है। इसी के साथ ही एम्स भुवनेश्वर ने सोमवार को उन लोगों के लिए DNA टेस्टिंग शुरू कर दी है जो अपने परिवार के सदस्यों के शवों की पहचान नहीं कर सके हैं। गुजरात में खराब स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर हाईकोर्ट पहुंचे पूर्व स्वास्थ्य मंत्री। लंबे समय तक गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री रहे जय नारायण व्यास ने अपने होम टाउन सिद्धपुर में स्वास्थ्य सेवाओं की दुर्दशा के चलते गुजरात हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। जय नारायण व्यास ने कोर्ट में खराब स्वास्थ्य सेवाओं पर अपना आक्रोश दिखाया, जिस पर हाईकोर्ट ने सरकार से इस पर जवाब मांगा है। हाल ही में नारायण व्यास BJP छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं। 2007 से 2012 तक खुद गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री रहे जय नारायण व्यास ने यह मामला ऐसे वक्त पर उठाया जब गुजरात में सत्ताधारी BJP प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर संपर्क से समर्थन अभियान चलाकर इन 9 सालों में हुए विकास कार्यों का गुणगान कर रही है। व्यास ने यह भी कहा कि सरकार को सिद्धपुर जनरल हॉस्पिटल, कैंसर हॉस्पिटल और किडनी डिपार्टमेंट डॉक्टरों की भर्ती करनी चाहिए। यहाँ पर्याप्त डॉक्टरों की भी कमी है और डॉक्टरों की कमी के चलते अस्पताल काम नहीं कर रहे। आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक अस्पतालों का भी अमूमन यही हाल है। भूण क्षति के मुआवजे के रूप में 1 लाख रुपए का जुर्माना।
खबर कोलकाता की है, जहां एक मामले की सुनवाई में वेस्ट बंगाल क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट रेगुलेटरी कमीशन ने एक आईवीएफ क्लिनिक को एक महिला को 1 लाख रुपए जुर्माना देने का आदेश दिया है। महिला इस आईवीएफ क्लिनिक से कई सालों से अपनी इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट करवा रही थी। 2 भ्रूण प्रत्यारोपण के विफल होने के बाद इस महिला ने 2 अन्य भ्रूणों को फ्रीज करने के लिए क्लिनिक में रखा था। भ्रूण को लगभग 5 साल तक इस क्लिनिक में रखा गया। महिला ने क्लिनिक पे भ्रूण के रखरखाव शुल्क के रूप में क्लिनिक को 36,000 रुपए का भुगतान भी किया। साथ ही भ्रूण के विकास के लिए भी क्लिनिक ने उनसे पैसे लिए। लेकिन जब महिला फिर से भ्रूण प्रत्यारोपण के लिए आई तो उन्हें बताया गया कि उनके फ्रीज किए भ्रूण क्षतिग्रस्त हो गए हैं। सुनवाई के दौरान क्लिनिक पक्ष के वकील ने सफाई दी कि आईवीएफ अत्यधिक अनिश्चित प्रक्रिया है, इसलिए जो हुआ उसके लिए क्लिनिक जिम्मेदार नहीं है। लेकिन मामले की सुनवाई कर रहे जज ने महिला के पक्ष में अपना फैसला सुनाते हुए कहा, क्योंकि महिला ने भ्रूण के रखरखाव के लिए पैसे दिए थे, ऐसे में क्लिनिक की जिम्मेदारी है कि भ्रूण सुरक्षित रहते, जिसके चलते क्लिनिक पर महिला को 1 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश सुनाया गया। आज हेल्थ अपडेट में बस इतना ही। आप देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।